एक और हमारे बीच में हमारे मंच की संरक्षिका है मीरा शरफ जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मंच पर हैं। हमारे मंच के उपाध्यक्ष श्री त्रिभुवन कौल जी, जो स्वयं हिंदी और अंग्रेजी के अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, कहानीकार। हिंदुस्तानी साहित्य सभा के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर है। अब कार्यक्रम में और विलंब न करते हुए, क्योंकि सीमित समय है और इस सीमित समय में हमें कई सारे कार्यक्रम का संपन्न कराने हैं, तो मैं इस कार्यक्रम की कोई भी, क्योंकि साहित्यिक कार्यक्रम बिना माँ शारदा की वंदना के शुरू नहीं होता, तो मैं मीरा शरफ जी से अनुरोध करूँगा कि वो माँ शारदा की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मीरा शरफ। नमस्कार। प्रार्थना में आज तुझसे शारदे कर रही हूँ, प्रार्थना में आज तुझसे शारदे। धुंध में वातावरण है, तू प्रखर उजियार के कर प्रार्थना। चंद्रमा की चांदनी है, सूर्य की धूप है। चंद्रमा की चांदनी है, सूर्य की धूप है। ज्योति तेरी माँ हमारे प्राण के अनुरूप है। तू सजा कर मधुर नव स्वर, तू सजा कर मधुर नव स्वर, बीत की झनकार दे कर रही हूँ प्रार्थना मैं आज तुझसे शारदे। भाव कहते शब्द सुंदर बिंब अनूठे दे मुझे। भाव गहरे शब्द सुंदर बिंब अनूठे दे मुझे। कल्पना की चुनरी पर दिल फूटे दे मुझे। शारदे तेरी शरण हूँ, शारदे तेरी शरण हूँ, दे मुझे निज प्यार दे कर रही हूँ प्रार्थना मैं आज तुझसे शारदे। अंतिम माँ के चरणों में रेख नदिया रेख सागर, नीर सबसे दूर है। रेख नदिया रेख सागर, नीर सबसे दूर है। आज हर संवेदना कितनी यहाँ मजबूर है। तू हृदय की भूमि पर, तू हृदय की भूमि पर शुभ प्रीत की बौछार दे कर रही हूँ प्रार्थना मैं आज तुझसे शारदे। क्योंकि ये कार्यक्रम दो भागों में बटा हुआ है, तो प्रथम भाग में काव्य पाठ और पुस्तक परिचर्चा, तो दो पुस्तकें हमारे पास परिचर्चा के लिए हैं, ड्राइंग रूम के कोने
और सुधाकर पाठक जी की जिंदगी कुछ यूं ही। तो सबसे पहले पुस्तक परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं इसके संचालन के लिए रतिनाथ युद्धेश्वर जी को निमंत्रित करता हूं कि वो ड्राइंग रूम से जोड़े की पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम का संचालन। आते लम्हों को ध्यान में रखिए, आते लम्हों को ध्यान में रखिए, तीर कुछ तो कमान में रखिए। आप अपनी जमीन से दूर न हो, खुद को यूं आसमान में रखिए, खुद को यूं आसमान में रखिए। इन पंक्तियों के साथ मैं रामकिशोर उपाध्याय जी की चर्चित कृति, अभी पिछले दिनों इस कृति को भारत सरकार का मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला। ड्राइंग रूम के कोने पर चर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कई इल्जाम दरवाजे हमारे शहर को करते रहे बदनाम दरवाजे, और जहां से हमको बहना था वहीं हम आज बहते हैं, हमें नाकाम करने में रहे नाकाम दरवाजे। मीरा सलत जी को बहुत ही सम्मान के साथ कि मीरा सलत जी। कविता लिखी नहीं जाती, कविता कभी भी नहीं लिखी जाती, कविता लिखवा देती है। भाव जब मन में उमड़ते हैं तो कलम अपने आप चलने लगती है, कलम नहीं चलती तो मन तो चलता ही रहता है, और जब समय मिलता है तो वो शब्दों में उतर कर बिखर जाती है। बात चर्चा है कि ड्राइंग रूम के कौन है। रचयिता है कवि रामकिशोर उपाध्याय का ड्राइंग रूम के कौन है, 88 कविताओं का पहला संग्रह। बहुत बहुत बधाई है उन्हें कि उन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से नवाजा गया है, और ये सम्मान वाकई में सम्मान के लायक है कि यह संग्रह यथार्थ अनुभूतियों, कल्पना, श्रृंगार, आध्यात्म से प्रेरित रचनाओं का एक सशक्त दस्तावेज है। सभी रचनाएं जीवंत हैं, उनमें कृत्रिमता कहीं भी दिखाई नहीं देती। शब्द चयन और नियोजन रचनाकार की विशिष्ट शैली को दिखाता है। रचनाकार में एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को अपने काव्य में पिरोते हैं, ये उनकी एक गुणवत्ता है। प्रथम कविता माँ में कवि की रचना प्रथम दृष्टया व्यक्तिपरक प्रतीत होती है, परंतु माँ तो सभी की होती है, अतः सार्वकालिक रचना के रूप में संप्रेषित होती है, जिससे पाठक सहज रूप में जुड़ जाता है, अपने को उसमें पाता है। सलीम खुद के कांधे पर आज भी पेज 13 में सत्य आज भी लिखा हुआ है। सुंदर बिल के रूप में सलीम का प्रयोग कवि ने किया। सलीम के आते ही दर्द, दुख, भय की, मृत्यु की अनुभूति होती है, अतः कोई इसे ढूंढा नहीं जाता, मगर इसे ढोकर कवि दूसरों के लिए दर्द सहकर मानवता को प्रेम और मुस्कान का संदेश देता है, जैसे कि पेज 17 पर जीवन और पुष्प, जीवन के संघर्ष के फल को कवि रेगिस्तान में खिले कैक्टस के फूलों के रूप में प्रतिबिंबित करता है। पेज 18 पर ग्रामीण परिवेश की पीड़ा बस एक पेट पर में दिखती है, और आज की भौतिक प्रगति के लिए टूटते परिवार, छूटती जमीनें, बदलते व्यवसाय में मजलूमों की हालात बोनसाई बिन के माध्यम से सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। और एक बात और है कि पर्यावरण की जो दुर्दशा आज ड्राइंग रूम के कोनों में हो रही है, इसका भी उन्होंने कि पेड़ काटे जा रहे हैं और ड्राइंग रूम सजाया के बिंब के माध्यम से कविता के बोझ तले दबे पिता की पीड़ा के यथार्थ बोध को व्यक्त चित्रण किया, तो वही बालमन की सहज कल्पनाशीलता की कवि ने सशक्त ढंग से पाठकों के समक्ष रखा है। पेज 105 पर कवि बटिया कविता के माध्यम से अपनी विशिष्ट लेखन शैली की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह नकीब का फकीर नहीं है। कवि की अपनी गहन संवेदनाएं हैं जो अनुभूति के स्तर पर चंद सामान्य से मिलती हैं। हो सकता है ये कवि का भोगा हुआ यथार्थ हो, और जिस ढंग से उसने गहन संवेदनाएं व्यक्त की हैं, ये वह दिखाती है कि रचनाओं और अनुभवों के बीच में पर्याप्त समय है, जो उसकी परिपक्वता के लिए बहुत आवश्यक है। कवि ने एक रचना बहुत खूबसूरत जो जिस पर मैं विशेष बात कहूँगी कि पुरुष ने स्त्री को कितना मारा।
ये कविता स्त्री जो है उन्होंने लिखी है, बहुत खूबसूरत लिखी है कि स्त्री तुम नदी हो, गिरी चरणों पर कर प्रक्षालन, लिए मिलन की जाती सागर की ओर, बहती रहती अविरल, कभी तोड़ती कूल किनारे, कभी तोड़ती कूल किनारे, कभी अनुशासन सीमा में बंधती वह झरनों को पास किया और करती कलकल निनाद, पी जाती पीड़ा जन्मों की, तुम करती नहीं विशाल उत्कर्ष के तरफ को भी, ले सहज अपने अंक में तुम लौटा देती हो जीवन, अविकल तुम भरा हो समृद्ध, जो होती नहीं है कभी व्रत, वक्त स्थल पर चलते पर हल करते नहीं तुम क्लांत, जन्म देने का सुख अनुभव कर तुम रहती विश्रांत, जीवन बीजों को स्पंदन देकर तुम रचती जाती प्रगति अनंत, स्त्री तुम नदी हो, स्त्री तुम। धन्यवाद मीरा शलभ जी। अब मैं बहुत ही आदर से आमंत्रित करूंगा त्रिभुवन कौन जी को, उनके लिए दो पंक्तियां और साथ साथ ड्राइंग रूम के कोने की कविताओं को भी एक अर्थ देती हुई पंक्तियां कि खौफ हर घर के आंगन में पलता रहा, खौफ हर घर के आंगन में पलता रहा, एक सन्नाटा सड़कों पे चलता रहा, और सच किराए के घर में रहा उम्र भर, सच किराए के घर में रहा उम्र भर, और झूठ बंगले पे बंगला बदलता रहा, झूठ बंगले पे बंगला बदलता रहा। बहुत ही सम्मान के साथ त्रिभुवन कौन जी को सुनिए ड्राइंग रूम के कोने पर। नमस्कार। राम किशोर उपाध्याय जी मेरे अपने मित्र हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक अनुभूतियों और भावनाओं के झरनों में बह के, जिसमें तरह तरह के मोड़ बीच बीच में आते हैं, मैं बाहर चला जा रहा हूँ। जिंदगी हमारे को बहुत कुछ सिखाती है, रोज कुछ न कुछ हमें बताती है, और उन जिंदगी के उन आयामों को शब्दों में कैद करना, चित्रित करना, एक संवेदनशील कवि हृदय की ही अपनी क्षमता है। कवि हर उस चित्रण को छोटे से सामान्य से शब्दों में ऐसा करके उसका ऐसा काम करता है कि वो पाठकों के हृदय में बस जाता है। रामकिशोर उपाध्याय जी की पुस्तक में कुछ ऐसा ही है। उन्होंने हर उस अनुभूति को अपने शब्दों में प्रकट किया है, चाहे वो त्याग की भावना हो, चाहे स्त्री पक्ष, चाहे प्रकृति के बारे में कुछ लिखा हो, ये सब भावनाएं आपको उत्तेजित करती हैं, आपको कुछ विचार करने के योग्य छोड़ जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ योग्य छोड़ जाए वो पुस्तक कुछ मामूली पुस्तक नहीं है। इनकी एक छोटी सी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ज्ञान होगा कि उनके हृदय में एक अज्ञान के लिए क्या भावना है। तत्व नहीं पहचानता अमृता, नहीं जानता बस एक घाटी है, जिसके भीतर है एक लोथड़ा मांस का हृदय, रहता है जहाँ मेरा विश्वास, मेरा ईश्वर, मेरा प्राण, निष्कलंक, निष्पाप और निर्दोष। ये कविता ये इसी माध्यम से बताती है कि एक निर्गुण का इस संसार में व्यापक। कुछ और कविताएं हैं जो इनकी भावनाओं को उत्तेजित करती हैं। वो मिलन पर झुकता नहीं मस्तक, लोग कहें अभिमानी, मैं कहूँ खुददारी। हूँ राजा पर लुटता नहीं अभिषेक, लोग कहें कृपण, मैं कहूँ व्यवहार।
हूँ समर्पित पर करता नहीं उनकर, लोग कहे काकी मैं कहूँ मजेदारी, हूँ कठोर पर थोपता नहीं अनुशासन, लोग कहे मृदुल मैं कहूँ समझदारी, हूँ मुक्त पर बोलता नहीं अनुपालन, लोग कहे मधुर मैं कहूँ तेरी क्या ध्यान है, क्या अनुमान क्या अनुभव कि हूँ मुक्त पर बोलता नहीं अनुपालन, लोग कहे मधुर मैं इस नैतिक संसार में एक नारायण के भाव लेना और उसको भी लिखना एक छोटे से शब्दों में गागर के सागर की तरह। मैं समझता हूँ रामकिशोर जी इसमें बहुत ही सफल हुए हैं। मैं उनकी सफलता की आगे कामना करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी के पुरस्कार से नवाजे मैं आगे भी कई पुरस्कारों का उनको हकदार मानता हूँ। ये जो है हमारी को विराम देता हूँ। वक्ता के रूप में प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगा। 4 पंक्तियां हैं बहुत ही सम्मान के साथ कि एक मौसम है एक उमंग है तू, एक मौसम है एक उमंग है तू, और 7 रंगों में एक रंग है तू। एक मौसम है एक उमंग है तू, 7 रंगों में एक रंग है तू, और खुद से खामोश बातचीत के बाद, खुद से खामोश बातचीत के बाद ऐसा लगता है मेरे संग है तू, ऐसा लगता है मेरे संग है तू। प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल जी। नमन है मन जी को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में कहूंगा, लेकिन इतना संक्षेप भी नहीं। मैं क्या लिखूं? रचनाकार कहता है मैं क्या लिखूं? निकलती किरण सूर्य की जो मेरे बिस्तर पर पड़ी है उस पर लिखूं, या लिखूं खिलखिलाती धूप पर, या लिखूं स्याही लपेटे अंधेरी रात पर सुख पर लिखूं, या लिखूं अभिन्न दुख पर। मेरे जीवन से लिपट गया प्रिया की तरह किसी सांझ पर लिखूं, या सवेरे पर लिखूं, राजा पर लिखूं, या रंग पर लिखूं, प्रेम पर लिखूं, या विरह पर लिखूं, दौड़ती किलकारी मारती हुई टिटिया पर लिखूं, या धूप में थक कर बैठी माता पर लिखूं। अनंत संभावनाएं हैं इस लेखनी की जिसका नाम है राम किशोर उपाध्याय। ये उनकी कविता थी जो आपको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर रही है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। उपाध्याय जी धरातल के कवि हैं, आकाश के नहीं, आभासीय कवि नहीं हैं, धरातल के कवि हैं। इनकी कविता जमीन पर फिसलती है, तिनके चुनती है, घास को देखती है, हरी लान को नहीं, ये मैदान ढूंढती है उस रेगिस्तान का जहां प्यास है, उस चमकते हुए प्रगति मैदान को नहीं। हमारे उपाध्याय जी की रचनाओं पर एक दृष्टि जब हम डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त कम पड़ जाएगा। शायद उनकी 2 लाइनें जो मुझे याद आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ किताब में, मुट्ठी में रेत की तरह वक्त फिसल जाए, मुट्ठी में रेत की तरह वक्त फिसल जाएगा, नहीं कल था और होगा अगर आज संभाला नहीं जाएगा। देखिए समय हमारे पास सीमित है, मंच की अपनी मर्यादा है, इसलिए बोलना तो बहुत कुछ था। मैं बहुत कुछ थोड़े से शब्दों में बात को अभी समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। उपाध्याय जी ने जब भी प्रवाह आया, लेखनी बेजार हो गई।
शब्द कागज पर इनके उतरते हैं, जैसे बांध टूटता है नदी का, वैसे ही धरातल पर उभरती हुई रचनाएं आ गई। ड्राइंग रूम के कोने से लेकर पूरे विश्व में फैल रही हैं, फैलने को बेताब हैं। विश्व शब्द मैंने जानबूझ कर प्रयोग किया है क्योंकि हम इस समय अब सीमित नहीं रह गए हैं ड्राइंग रूम तक। हम पूरे विश्व में अपनी बात को रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है, यहाँ जो कुछ होगा, उस सबको कोई अफ्रीका में, कोई अमेरिका में, कोई जर्मनी में हमारे इसी मंच और उत्कर्ष मंच से जुड़े हुए हमारे रचनाकार मित्र साथी पढ़ेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। हमारे रचनाकार आज के कभी आकाश में बिखरते हुए असंख्य तारों पर लिखते हैं जो टूटते हैं, चमकते हैं, धमकते हैं। कभी मेघ पर लिखते हैं जो कुछ रीते हैं, कुछ भरे हैं। कुछ पुष्पों पर लिखते हैं जो खिले हैं, कुछ अध खिले हैं। और इसके बाद कभी कभी गंभीर स्वर में इनकी रचनाएं उभरती हैं। जरा देखिएगा, एक वानगी दे रहा हूं। उठाकर चल रहा हूं मैं सलीम खुद के कांधों पर आज भी, उठाकर चल रहा हूं मैं। एक और हिस्सा, उठाकर चल रहा हूं मैं सलीम खुद के कांधों पर आज भी। झुकी हुई कीलें मेरे जिस्म में आज भी, अगर एक भी आंसू आंख में आया तो जमाना रो पड़ेगा, मैं इससे रोता नहीं हूं। हमारा लेखक कहता है, रचनाकार कहता है कि मैं इसलिए रोता नहीं हूं क्योंकि जमाना रो पड़ेगा अगर मैं ऐसा लिखता हूं। आप सोच रहे होंगे कि कोई दुरूहता की ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कवि कोमल भी है, कोमलता की बात भी करता है। कभी विश्वास के बरगद को देखता है, उसे लगता है कि विश्वास का बरगद है, ये गहरा है, इसकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन अगर इस पर कहीं आघात हुआ, विश्वास पर आघात अगर होता है तो इतना भयावह हुआ जैसे बरगद जड़ सहित उखड़ जाता है। और उनकी कविता तब नए रूप में जीवंत होती है जब वे वसंत की प्रतीक्षा करते हैं। अब जरा एक नई दृष्टि देखिए, पुष्प खिलते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी नजर से देखते हैं। कोई उनकी तारीफ करता है, कोई ये महसूस करता है कौन सा पुष्प अच्छा है। हमारे रचनाकार को कैसा अच्छा लगा, जरा देखिएगा। हरे भरे उपवनों में वसंत की प्रतीक्षा करते वे ही पुष्प जो अनुकूलता के हो गए हैं अपराधी। जरा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी रचना है। वसंत की प्रतीक्षा करते हैं वे ही पुष्प जो अनुकूलता के हो गए हैं अपराधी। शुष्क रेगिस्तानों में अक्सर खिला करते हैं वही पुष्प जो संघर्ष के हो गए हैं घोर उन्मादी। और अवसाद के शमशान में मुस्कुराते हैं वे ही पुष्प जो जीवंतता के हो गए हैं आदि। मैं इस भाव प्रवणता का कायल हो गया, कहां की बात कहां पहुंच गई है। और अंत में आप तालियां बजाने को मजबूर होते हैं कि मुस्कुराते हैं वे ही पुष्प जो जीवंतता के हो गए हैं आदि। आपको याद होगी एक घटना, बहुत पहले मैंने इस घटना को उससे जोड़कर देखा है। जब से देखिएगा, कुछ लड़कियां, 2 लड़की हुई पेड़ पर पाई गई थी, बड़ी चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश की घटना थी, शायद उसका संदर्भ इन्होंने न लिया हो, लेकिन मुझे लगा और मैंने कुछ ऐसा ही लिखा। एक बावरी काली बदरी जो घूमर कर बढ़ी, भीगो गई मन की चादर आंगन में जो थी पड़ी। कह गई उसकी आंखें वो सब अनकही, वृक्ष पर वो लटक गई बन छुई हुई। वृक्ष पर बन वो लटक गई बन छुई हुई और छोड़ गई कैसे दबदबाई आंखें। इनकी रचनाएं
भ्रष्टाचार को चोट करती हैं, कि ये जीवन को परिभाषित करते हैं। नभ को, सागर को, पवन को, अलग अलग दृष्टि है इनकी, और तब ये रचना बनती है ड्राइंग रूम के कोने की, जिसमें अंत में मैं इस बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कहना तो बहुत कुछ, जरा देखिएगा, इसके बाद तालियों के साथ स्वागत करिएगा इन 4 पंक्तियों का। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा धन्यवाद के साथ। ड्राइंग रूम के कोने में जरा देखिए, हाशिए पर खिसके लोगों को अब बोनसाई की तरह लोग ड्राइंग रूम के कोने में हाशिए पर खिसके लोगों को अब बोनसाई की तरह उगाने लगे हैं। उनको काट छांट कर, उनको जमीन से उखाड़ कर ड्राइंग रूम के कोने में बड़ी ही खूबसूरती से सजाने लगे हैं। ये ड्राइंग रूम के कोने की कीमत थी, और मैं इसके साथ ही बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने आदरणीय रामकिशोर के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके सम्मान के लिए, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद विश्वम्बर शुक्ल जी। अब मैं इस रचना के रचनाकार रामकिशोर उपाध्याय जी को, रोज बिखर जाता है चंद गुस्ताख हवाओं से जो घर जाता है, रेत बनकर वो हर रोज बिखर जाता है चंद गुस्ताख हवाओं से जो घर जाता है। और लोग सदियों से किनारे पे रुके रहते हैं, लोग सदियों से किनारे पे रुके रहते हैं, कोई होता है जो दरिया के उधर जाता है। श्रद्धे विश्वम्बर शुक्ल जी, रतिनाथ योगेश्वर जी और सुधाकर पाठक जी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं खुद अपनी रचनाओं के बारे में, जो मैंने हमारे प्रियजनों ने कहा, पुस्तक को पढ़ा और उसका मूल्यांकन किया, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी पुस्तक पे अपने निष्पक्ष विचार दिए हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि यदि आप किसी रचनाकार से सही रूप में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसकी रचनाओं का मूल्यांकन बिल्कुल सही करें। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने मेरी रचनाओं का, मुझे उम्मीद है कि सही मूल्यांकन किया होगा। और बाकी शेष आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप स्वयं उसका मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मूल्यांकन हमारा पाठक ही करता है, कवि करता है, आलोचक करता है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय से आप कुछ समय निकाल करके मेरी पुस्तक को दिया, मुझे दिया। मैं आपका हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के दूसरे भाग में, कविता पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमारे पास समय कुल 1.5 घंटे का है, और इसमें अभी हमारी एक और पुस्तक का परिचर्चा और उस पर होनी है। तो इससे पहले कि वो परिचर्चा का दूसरा दौर शुरू हो, तो मैं मंचस्थ जो हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत करने के लिए मैं ओम प्रकाश शुक्ला जी कहा कि उसका सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय आज के कार्यक्रम के प्रोफेसर विश्वम्बर शुक्ल जी का स्वागत करेंगे, श्री सुरेश पाल वर्मा जी और ओम प्रकाश शुक्ला। डॉक्टर सीता सागर का स्वागत करेगी संगीता गोयल जी, और मीरा शब्द जी का स्वागत करेंगी मंजू वशिष्ठ। प्रभुन कौल जी का स्वागत करेंगे श्री मित्रेश द्विवेदी जी, और रतिनाथ योगेश्वर जी का स्वागत करेंगे प्रदीप शर्मा जी। और हिंदुस्तानी सभा के अध्यक्ष, साहित्य सभा के अध्यक्ष सुधाकर पाठक जी का स्वागत करेंगे ब्रह्मदेव शर्मा जी।
सभा का संचालन कर रहे मैं रतिनाथ योगेश्वर जी का आह्वान करता हूँ कि वो कृपया अपनी एक सुंदर सी कविता, क्योंकि समय का मैं सभी हमारे सम्मानीय कवि से एक अनुरोध रहेगा कि सिर्फ एक अपनी रचना जितनी कम से कम समय में हम प्रस्तुत कर सकें, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। रतिनाथ योगेश्वर। हाथ का काम न लिए जाने पर, हाथ से हाथ का काम न लिए जाने पर हाथ पैर में तब्दील हो जाते हैं। हाथ से हाथ का काम न लिए जाने पर हाथ पैर में तब्दील हो जाते हैं। दो हाथ और दो पैर बराबर चार पैर, दो हाथ और दो पैर बराबर चार पैर। नाल ठुकेगी, चीन कसेगी, लगाम लगेगी। नाल ठुकेगी, जीन कसेगी, लगाम लगेगी, चाबुक हवा में लहराएगा सदा। हाथ का हाथ ही रहना जरूरी है दोस्तों। हाथ का हाथ ही रहना जरूरी है। एक अच्छा पढ़ाऊं, ये जो हरा है, ये जो हरा है, दिसंबर शुक्ल जी को समर्पित, कि ये जो हरा है एकदम हरा, ये जो हरा है एकदम खरा है, ये हरा रंग है कि हम है। ये जो हरा है एकदम खरा है, ये हरा रंग है कि हम हैं। ये अपने आप नहीं है, ये अपने आप हो भी नहीं सकता, ये रचने से बनता है। ये अपने आप हो भी नहीं सकता, ये रचने से बनता है। इसमें शामिल है आकाश का नीलापन, इसमें शामिल है पीली लपटों का ताप। ये हरा रंग है कि ठाठे मारता समुद्र है हर हराता हुआ। ये हरा रंग है कि ठाठे मारता समुद्र है हर हराता हुआ। किसमें शामिल है लहरें, नावें, पतवारें, किसमें शामिल है मछुआरों के गीत, इसमें शामिल है खिलाफ हवा से जूझने के हौसले। किसमें शामिल है खिलाफ हवा से जूझने के हौसले। ये हरा रंग है कि झूमता पेड़ है धीरे, ये हरा रंग है कि झूमता पेड़ है धीरे धीरे। ये पंक्तियां मेरा सरब जी के लिए कि इसमें शामिल है चिड़िया, फूल, हवा और बारिश। ये हरा रंग है कि झूमता पेड़ है धीरे धीरे, किसमें शामिल है चिड़िया, फूल, हवा और बारिश। किसमें शामिल है नई नई कोपलें फूट पड़ने को तैयार। ये हरा रंग है कि सृजन के प्रेम में डूबी, सुधाकर पटेल जी के लिए, कि ये हरा रंग है कि सृजन के प्रेम में डूबी पृथ्वी है। किसमें शामिल है आवाजें, स्मृतियां, सपने और कामनाएं। इसमें शामिल है शब्द, जीवन तापी संवादों में ढल जाने को। इसमें शामिल है शब्द, जीवन तापी संवादों में ढल जाने को बेताब। ये जो हरा है एकदम खरा है, ये हरा रंग है कि जैसे हम जब जब खोजता है कोई, जब जब खोजता है कोई या पाना चाहता है हरेपन को, जैसे खोजता है खुद को कि जैसे पाता है। रतिनाथ योगेश्वर जी की आपने बहुत सुंदर कविता सुनी, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बिना किसी पूर्व भूमिका के अब मैं संगीता गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी एक गजल जल्दी से सुना दें। फिर उसके बाद अकेला जी और ब्रह्मदेव शर्मा जी तैयार हैं। है बड़ा शातिर वो जालिम, है बड़ा शातिर वो जालिम, देख क्या कर लेगा। है बड़ा शातिर वो जालिम, देख क्या कर ले गया। एक तबस्सुम देख मेरा
दिल सितम कर ले। है बड़ा शातिर वो जालिम, देख क्या कर ले गया, एक तबस्सुम देख मेरा दिल सितम कर ले। कत्ल उसकी बेरुखी का, कत्ल उसकी बेरुखी का कर लो तू शायद, कत्ल उसकी बेरुखी का कर लो तू शायद कहीं, इसलिए मेरी मोहब्बत का वो खंजर। कत्ल उसकी बेरुखी का कर लो तू शायद कहीं, इसलिए मेरी मोहब्बत का वो खंजर ले गया। अगला शेर पेश है। मुफलिसी के दौर में साहूकार को भी देखिए, कि मुफलिसी के दौर में साहूकार को भी देखिए, थी कफन के वास्ते, थी कफन के वास्ते जो वो भी चाहता है, थी कफन के वास्ते जो वो भी चादर ले गया, और तिनका चुन के जो सदियों बनाया आशिक, तिनका चुन के जो सदियों बनाया आसियां, झट से एक तूफान आया और झपटा दे गया। मक्ता से इस कदर मसरूफ भी मत हो अकेला देखो, इस कदर मसरूफ मत हो अकेला देखो, सामने तेरा ही तेरा, सामने तेरे ही तेरा फर्क कर ले गया, सामने तेरे ही तेरा फर्क कर ले गया। शुक्रिया। आज को नमन करती हूँ और जितने भी हमारे सामने श्रोता हैं, कवि कवित्रियाँ, सभी को नमन, और काव्य सर की पुस्तक के लिए उनको भी नमन, और सुधाकर के लिए भी नमन। 4 पंक्तियों से आपके साथ जुड़ती हूँ। पहले, बीते पल की कसक अब न रही, बीते पल की कसक अब न रहेगी, मेरी कब्र की मिट्टी अब न रहेगी, सहम जाती हूँ खुद अपने ही डर से, तेरी याद मेरे दिल में यूं ही दफन रही। 4 पंक्तियाँ और उसके बाद छोटी सी गजल। न तीर रखती हूँ ना तलवार रखती हूँ, कलम में मैं अपनी चाकूसी धार रखती हूँ, इतनी शक्ति देना माँ शारदे मुझको, इनकी बेटी हूँ जुबान में ललकार रखती हूँ। दिल का मेरे मेहमान है कोई, दिल का मेरे मेहमान है कोई, इश्क में बेजुबान है कोई, इश्क में बेजुबान है कोई, लूट कर चैन प्यार जताई हो, लूट कर चैन प्यार जताई हो, मुझ पे क्यों मेहरबान है कोई, मुझ पे क्यों मेहरबान है कोई। शेर देखिए साहब। चांद भी आसमान पर देखो, चांद भी आसमान पर देखो, दाग सा एक निशान है कोई, दाग सा एक निशान है कोई, तीर सी चुभ रही है बातें जो, तीर सी चुभ रही है बातें जो, यार तीखी जुबान है कोई, यार तीखी जुबान है कोई। ये देखिए, नहीं यहाँ कोई काम आए, नहीं यहाँ कोई, ये पराया जहान है कोई, ये पराया जहान है कोई,
शेर आपको जो तेरे साथ मेरी बसर न हुई, जो तेरे साथ मेरी बसर न हुई, जिंदगी मेरी जान है कोई, जिंदगी मेरी जान है कोई, मैंने दिल का फलक बनाया, मैंने दिल का फलक बनाया है, मेरा भी आसमान है कोई, मेरा भी वो दिखावा बहुत ही करते हैं, वो दिखावा ही बहुत करते हैं, झूठी संगीत शान है कोई, झूठी संगीत शान है कोई, दिल का मेहमान है कोई, इश्क में बेजुबान है कोई। प्रोफेसर सुनील विक्रम बड़ी दूर से हमारे कार्यक्रम में ये हमारे विशेष अवरोध पर आज पहुँच गए, धन्यवाद। कांपता इंद्रधनुष के इंद्रधनुष इनका प्रख्यात उपन्यास है। धन्यवाद रामकिशोर जी। मैं एक नज्म पढ़ूंगा जो मैं अगला उपन्यास लिख रहा हूँ, उसका शीर्षक है ताजमहल के आंसू। यह नज्म उस उपन्यास में सम्मिलित है। एक शहंशाह के सपनों का महल ताजमहल, ताज इस वतन का नगीना है, ताज मुमताज की यादों की निशान, ताज फनकार के ख्वाबों में बसा करता है। मगर जमुना के किनारे मैंने ताज की आंख में आंसू देखा, उसने तन्हाई में एक दर्द छिपा रखा है। आह, उस दर्द में मुमताज का भी दर्द छिपा। ताज के दर्द को फनकार समझ सकता है, ताज के दर्द को फनकार समझ सकता है, मौत के जश्न को फिर कौन समझ सकता है। जिसने बनवाया मोहब्बत की इस निशानी को, वह बदनसीब मुसम्मन बुर्ज से आखिरी वक्त में दीदार किया करता था। अब न मुमताज है न शाहजहां, अब न मुमताज है न शाहजहां, मौन यमुना है अब आहें भरा करती है। अब तो इस बियाबान में कितने ही ताजमहल रोते हैं, जिनके हाथों ने रचा ताजमहल उनके मासूम तो भूखमरी में सोते हैं। अब न मुमताज है न शाहजहां, ताज तो इश्क की निशानी है, ताज तो इश्क की निशानी है, एक फनकार की रवानी है। सोचता तस्वीर का दूसरा पहलू, ताज तो मौत का जश्न मुझे लगता है, एक फनकार का सोया हुआ दर्द मुझे लगता है। याद करेगी कवारी कभी, कितने बेबस हाथ कटा करते हैं, जब कभी ताजमहल बनते हैं। फिजा का रंग है बदल गया, ताजमहल की आंख में अब आंसू बहा करता है, ताजमहल की आंख में अब आंसू बहा करता है। बदनसीब आशिक का दिल चाक हुआ करता है। अब तो उम्मीद जगी जाती है, कब्र में सोई हुई मुमताज जगी जाती है, एक फनकार की झंकार जगी जाती है। अब तो जमुना का किनारा है और ताजमहल है, अब तो जमुना का किनारा है और ताजमहल, और फिर रोता है उदास ताजमहल। रात काली कर रहा हूँ,
कुछ उजालों के लिए रात काली कर रहा हूँ, कुछ उजालों के लिए मिल सके जिनके न उत्तर, उन सवालों के लिए रात काली कर रहा हूँ, कुछ बुझो रोक पाया है नहीं, तुम बताओ फिर रुकूं क्यों चंद नालों के लिए रात काली कर रहा हूँ, कुछ उजालों के लिए इस महकती वादियों में खुशनुमा एहसास तुम, इन महकती वादियों में खुशनुमा एहसास हो, फूल उगाता हूँ मगर मैं कुछ निवालों के लिए। इस पे ध्यान चाहूँगा, यहाँ को जेब का रख जाएगा, चोर यदि आया यहाँ को जेब का रख जाएगा, फिर बताओ क्यों लगाऊं द्वार तालों के लिए, फिर बताओ क्यों लगाऊं द्वार तालों के लिए। ऐ खुदा मुझको बना रहने दे इंसान बस, ऐ खुदा मुझको बना रहने दे इंसान बस, सौंप मत मुझको बजी, सौंप मत मुझको बजी तू उचालों के लिए, सौंप मत मुझको बजी। भूख से बेचैन बच्चा गोद में चुपचाप है, भूख से बेचैन बच्चा गोद में चुपचाप है, होंठ मेरे हिल रहे हैं उसके गालों के लिए, भूख से बेचैन बच्चा गोद में चुपचाप है, होंठ मेरे हिल रहे हैं उसके गालों के लिए। आप ही सब कुछ यहाँ पर, आप ही सरकार हैं, सारा काम है। आप ही सब कुछ यहाँ पर, आप ही सरकार हैं, सख्त कदमों को उठाओ कुछ बवालों के लिए, रात काली कर रहा हूँ कुछ उजालों के लिए, मिल सके जिनके न उत्तर उन सवालों के लिए। मंजू, मैं इससे पहले कि अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को निमंत्रित करूं, उससे पहले मंजू वशिष्ठ जल्दी से अपनी बहुत छोटी रचना है सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से। छवि को समय बोलता मैं तो सिर्फ तो सुना रही, खिलाकर फूल उजड़े में चमन खुशबू करे आओ, खिलाकर फूल उजड़े में चमन खुशबू करे आओ, पुजारी प्रेम का है जो नमन खुशबू करे आओ, पुजारी प्रेम का है जो नमन खुशबू करे आओ, लगी है नाग नफरत की, लगी है आग नफरत की, जला रख देश को देगी, लगी है आग नफरत की, जला रख देश को देगी, नहीं ये और बढ़के अब समन उसको करे आओ, नहीं ये और बढ़के अब समन उसको करे आओ। एक और मतलब, सुख देना है अगर दूसरों को दुख का भंजन करना होगा, सुख देना है अगर दूसरों को दुख का भंजन करना होगा, कैसे हर चित्कार मिटेगी उस पर चिंतन करना होगा, वही विवेका और दयानंद आज अगर हम बनना चाहें, वही विवेका और दयानंद आज अगर हम बनना चाहें, वेद पुराणों का हम सबको फिर से मंथन करना होगा, वेद पुराणों का हम सबको फिर से मंथन करना होगा।
धन्यवाद मंजू, समय सीमा का सम्मान करने के लिए। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर विशंबर शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि अपनी एक उत्कृष्ट रचना से हम लोगों को सुनवाएं। प्रोफेसर विशंबर शुक्ल जी लखनऊ से हमारे मुख्य संरक्षक। धन्यवाद आपको। समय वाकई कम है और समय की कीमत तो हम सब जानते ही हैं, इसके बिना किसी प्रस्तावना के। पता शहर का पूछ रहे हैं, पता शहर का पूछ रहे हैं, जंगल वाले पौने लोग। पता शहर का पूछ रहे हैं, जंगल वाले पौने लोग। ढूंढ रहे हैं आंखें तक को, साहस से छौने दो। ढूंढ रहे हैं आंखें तक को, साहस से छौने दो। नागफनी की पगडंडी की अब परवाह नहीं करते, नागफनी की पगडंडी की अब परवाह नहीं करते। आज बिछा कर बैठ गए हैं, कांटों सजे बिछौने दो। आज सजा कर बैठ गए, आज बिछा कर बैठ गए हैं, कांटों सजे बिछौने दो। दो पंक्तियां एक गीतिका की पढ़ी दे रहा हूँ, चूंकि समय कम है इसलिए उसकी बात ही बंद कर दूंगा। उंगली पकड़ उठे, आज के संदर्भ में देखिएगा। उंगली पकड़ उठे नाज़ों पले हैं हम, कितने दिनों के बाद तो पाँव चले हैं। कितने दिनों के बाद तो पाँव चले हैं हम। सूरज का, अब देखिए क्या प्रयास हो रहे हैं। सूरज का रथ न रोकिए, नभ को न बांधिए। सूरज का रथ न रोकिए, नभ को न बांधिए। बादल न घेरिए, क्यों अच्छे भले हैं। बादल न घेरिए, क्यों अच्छे भले हैं हम। और है क्या, आजकल कोहरा पड़ रहा है, जरा राजनीतिक कोहरा भी है। कोहरे की हो दीवार तो, कोहरे की हो दीवार तो, कैसे भवन बने। कोहरे की हो दीवार तो, कैसे भवन बने। सच की जमीन पर उठे ऐसे किले हैं हम। सच की जमीन पर उठे ऐसे किले हैं हम। अब अंतिम दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, वैसे है तो कई इसमें क्यों कुछ छोड़ रहा हूँ। अंतिम पंक्तियां। हमको न बांध पाएंगी मौसम की लोरियां, मौसम की लोरियां। हमको न बांध पाएंगी मौसम की लोरियां। अब जरा एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है, उसका अर्थ दूसरा है। मालूम हमको न बांध पाएंगी मौसम की लोरियां। मालूम था हमें कहेंगे मन चले हैं हम। ये मन चले या अर्थ दूसरा है यहाँ। मालूम था हमें कहेंगे मन चले हैं हम। उंगली पकड़ उठे
और नाजों पले हैं हम, कितने दिनों के बाद तो पाँव चले हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम का दूसरा भाग जिंदगी कुछ यूं ही की परिचर्चा का कार्यक्रम शुरू होगा और मैं इस कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर पवन विजय को मैं सौंप रहा हूँ। इससे पहले की परिचर्चा शुरू हो, भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे बीच में भारत ही ने विश्व के मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी उपस्थित हैं, तो मैं उनका स्वागत और हमारे यहाँ जो भी अतिथि हमारे पास हैं उन सब का स्वागत करके मैं इस परिचर्चा का शुभ आदरणीय वाजपेयी जी का स्वागत करते हुए इधर ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है कि अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय आपने हमें दिया, हम आपके अनुग्रहित रहेंगे। आदरणीय वाजपेयी जी का स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर किरण मिश्रा से अनुरोध करूंगा और रंजना जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय सीता सागर जी का स्वागत करें। संस्कृति आ जाओ, संस्कृति मिश्रा। बहुत बहुत आभार मैम। मैं आदरणीय विजय राज जी से अनुरोध करूंगा, विजय राज जी और भूपेंद्र जी से कि वो आदरणीय विशंबर शुक्ल जी का शाल उड़ा करके स्वागत करें। हम लोगों का सौभाग्य है हमारे बीच में है। आपकी तालियां, धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय रामकृष्ण उपाध्याय जी हैं, मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। दीपक और सागर समीप, सागर, हाँ दीपक प्रियांश और सागर समीप उनका साल उड़ाकर सम्मान करें। और इस लालच से मैं भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए किरण यहाँ पर आ जाएं और मैं शाल उड़ाकर अपने बड़े भाई सुधाकर जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर पवन। जब आपने खुद ही कह दिया मैं करना चाहता हूँ तो मैं रोकने वाली कौन हूँ। यहाँ पर पता नहीं मालूम है कि ये संतोष उपाध्याय जी, श्रीमती संतोष उपाध्याय जी बैठी हैं। मैं चाहता हूँ, हमारे बीच में बहुत ही मौन पाठिका हैं और सभी के मुझे लगता है कविताओं को पढ़ती हैं, रसास्वादन करती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद रंजीता जी को दें। रंजीता जी को शाल उठा करके हमारे बीच में विजय पाठक हैं और वो हमारे सचमुच के पाठक हैं। धन्यवाद सर आपका। अब मैं मंच का संचालन में फिर एक बार किरण के हाथों में देता हूँ।
घर का संचालन वो करती रहती हैं, इसलिए मेरा यहाँ पर रुकना ज़्यादा जरूरी नहीं है। धन्यवाद। पुस्तक चर्चा में आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर किरण मिश्रा, अभी इस शहर से अनजान हूँ। आप मुझे कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा समझ रही हूँ इस शहर को, और उसी कड़ी में समझने में इस मंच पर आई हूँ। पुस्तक चर्चा में सर्वप्रथम जिन्हें मैं बुलाना चाहती हूँ कि अपनी पुस्तक पे कुछ रोशनी डालें और हमें बताएं कि उन्होंने इस पुस्तक जिंदगी कुछ यूं को क्यों लिखा और किस भाव के साथ लिखा। वो हैं हमारे श्री सुधाकर पाठक जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए। चूँकि समय कम है तो वो आके उस समय में ही अपनी बात रखें। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच की ओर से मैं ओम प्रकाश शुक्ला जी और संजय गिरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर पवन विजय का शॉल उड़ा करके और माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। थोड़ा पीछे आइए सर। मंच को नमन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस पुस्तक को केंद्र में रखकर ये परिचर्चा की जा रही है उसकी भूमिका लिखने वाले आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और आदरणीय सीता सागर जी यहाँ मंच पर उपस्थित है। ये मेरी बहुत मैं भाग्यशाली हूँ। प्रोफेसर विशंबर शुक्ल जैसे प्रकांड विद्वान इस मंच पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मेरे सामने जो बड़े बड़े साहित्यकार लोग बैठे हैं, साहित्य प्रेमी बैठे हैं, उन सबको नमन करता हूँ। मेरे रंजीता जी देहरादून से आई है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सीमा जी अमर भारती संस्थान से, सभी मेरे मित्र बैठे हुए जिनसे अभी परिचय किया था। बहुत लंबा हो जाएगा, कौन सा बैठे बहुत लंबा पर चर्चा हो जाएगी क्योंकि सीता जी का आदेश है कि समय कम है और हम उसको जल्दी समाप्त करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, मैं साहित्य प्रेमी हूँ, पाठक हूँ। अच्छी कविताएं सुनना मुझे पसंद है, अच्छा जो साहित्य उसको पढ़ना पसंद है। लेकिन जीवन के जिन पगडंडियों पर चलते हुए, मोड़ों पर पहुँचते हुए, पड़ाव पर पहुँचते हुए, भटकनों के दौर में जो कुछ भी मेरे मन में आया उसको कहीं छोटा मोटा लिख लिया करता था। और सीता जी की प्रेरणा से आज यहाँ उपस्थित हैं। उनके हाथों में कुछ चीज़ें पहुँची और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि वो काव्य के रूप में आना चाहिए, कविता संग्रह के रूप में आना चाहिए। और इस मंच पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये संकलन कहीं आ पाया है और इसका आज इस पर परिचर्चा हो रही है, इसका पूरा श्रेय सीता जी को जाता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका प्रकाशन हो पाया है। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने उसकी भूमिका लिखी, ममता किरण जी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी। डॉक्टर प्रभा ठाकुर जी जो कि कल शाम को इनको उदयपुर जाना पड़ा, वो इस कार्यक्रम में अतिथि थी, उन्होंने भूमिका लिखी। पद्मश्री सुरेश शर्मा जी ने अपने आशीर्वचन लिखे। बहुत बड़े बड़े लोगों का जब सीता जी कहती थी कि इस कविताओं में थोड़ा बहुत दम है तो छपवाओ, तो मुझे लगता था कि पारिवारिक सदस्य हैं तो मुझे कहती होंगी। लेकिन जब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के बात पहुंची और जब भूमिका आई तो मुझे लगा कि कहीं कुछ सफल हो पाए हूँ लिखने के विषय में, तो उन सब चीज़ों को मैं लिख पाया हूँ। तो ये तो आप समीक्षक बता पाएंगे क्या कुछ लिख पाया हूँ, नहीं लिख पाया हूँ। एक बात जो क्योंकि मैं बात काव्य की हो रही है, उस काव्य के साथ बहुत छोटी सी बात कौन सा मैं जोड़ना चाहूँगा। मुझे लगता है यहाँ हम विश्व पुस्तक मेले के मंच पर हैं, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी की बहुत कुछ साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत कुछ सृजन किया जा रहा है। वो सृजन तभी सफल हो पाएगा
जब उसको पढ़ने वाले पाठक। बात मैं उंगली वही उठाता हूँ प्रोफेसर साहब जहाँ भाषा की बात होती है। मैं लंबे समय से भाषा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। केदार भाई जी यहाँ बैठे हैं, विजय राय साहब बैठे हैं, हम लंबे समय से हिंदी भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। साहित्य वही बढ़ेगा जब भाषा बचेगी। हम लोग हिंदी के लेखक हिंदी के सृजन करते हैं, वो तब तक पहुँचेगी जब वो लिखी जाएगी। और लंबे समय तक हिंदी के लिए काम करने के बाद हमने ये महसूस किया कि हमें अब दिशा अपनी बदलनी होगी। हम हिंदुस्तानी भाषा की बात करेंगे। हमारी भाषा तभी जिंदा रहेगी जब प्रांतीय भाषाएं जिंदा रहेंगी, क्षेत्रीय भाषाएं जिंदा रहेंगी। हिंदी को आज आंदोलनों की जरूरत नहीं है, हिंदी को आज क्रांति की जरूरत नहीं है, हिंदी को किसी सत्याग्रह की जरूरत नहीं है। हिंदी को अगर जरूरत है तो सर्व स्वीकारिता की जरूरत है। जिसको नॉर्थ के अंदर भी लोग समझे, जिसको साउथ में भी लोग समझे, वो स्वीकारिता बढ़ेगी। उसी दिन हिंदी अपने आप में राष्ट्रभाषा भी बन जाएगी और सर्व स्वीकारिता भी बढ़ जाएगी। जरूरत इस बात की है कि हिंदी के साहित्य को अन्य भाषाओं के अंदर उनका अनुवाद हो, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद हिंदी में हो, हम एक दूसरे के नजदीक जाएं, उसको समझे, हिंदी अपने आप ही चल पड़ेगी। ये बात है। तो जो हिंदी में जो भी सृजन हो रहा है, मैं इस सभी साहित्य प्रेमियों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा के लिए, साहित्य के लिए उस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं उनका हाथ बढ़ाएं। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप हमारा इसमें जरूर इसके बीच में सहयोग करिए, तभी हमारा सृजन जिंदा रहेगा। पहली बात। अब इसके बाद मैं समझता हूँ जहाँ तक हिंदी की जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं, सामान्यतः हम जो गिफ्ट देते हैं उसमें हम किताबें देने लग जाएंगे, किताबों को खरीद के पढ़ा जाए। एक व्यवस्था होती है, 20, 100, 200, 300 किताबें छपी, अलमारी में चली गई, हमने उसको पुरस्कार दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। सामान्यतः हमारे अंदर हिंदी पाठकों के अंदर पुस्तकों को खरीद के पढ़ने की परंपरा नहीं है। इस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें, हम लोगों को पढ़ें और लोगों को उपहार स्वरूप पुस्तकें दें। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी, मैं पुस्तक से अलग हटके बात कर रहा हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, साहित्य प्रेमी बैठे हैं, वो आप लोग आए, आपको मैं अभिनंदन करता हूँ। और इस कड़ी में आगे की कार्रवाई के लिए मैं किरण जी को मंच ये माइक देता हूँ ताकि की कार्रवाई धन्यवाद सुधाकर पाठक जी। जहाँ तक हिंदी की बात चली है तो मैं इसमें एक बात और जोड़ी कि जो महायात्रा पे निकल रहे हैं साहित्यकार, वो हमें इतना कुछ दे गए हैं कि अगर हम उन्हें ठीक से सहेज पाते तो आज हिंदी के लिए हमें इतना नहीं बोलना पड़ता। जो बाहर के मौन को अपनी भीतर की चित्कार के साथ जोड़ के जब गीतों की रचना करती हैं और वो भी जनमानस जब सुनता है सीधे रूह से टकराता है, वो है मेरी प्यारी सी दीदी डॉक्टर सीता सागर जी, जो इस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त करें। आप सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। चूँकि वक्त कम है और वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जितना कम शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक बोला जाए वही इस समय औचित्यपूर्ण भी है और प्रासंगिक भी है। सबसे पहले किताब पर नज़र डालते हैं तो जिंदगी कुछ ही नहीं, बहुत सारे प्रकाशन होते रहते हैं कविताओं के, चिंतनशील बता करके कविताएं लिखी जाती हैं, छपती हैं, लेकिन वो चिंतनशील कम चिंताशील नजर ज्यादा आती है। और सच पूछिए तो जो परिचर्चाएं होती हैं वो प्रायोजित होती हैं। अक्सर कर कविताओं की पक्षपात रहित समीक्षा नहीं होती, प्रायः बहुत कम क्या ये सुविधा मिलती है कि अगर हम चाहें तो एक कविता से शुरू करें। पाठक जी की कविताओं के लिए तो मेरे पास इतना स्कोप था कि जब मैं पांडुलिपि उन्होंने मुझे दी तो मुझे जो जो कविताएं नहीं अप टू मार्क लगी, कविताएं कला पक्ष भाव पक्ष, कविताएं दिल और दिमाग, इन दोनों का जो सामंजस्य है, कविताओं में सिर्फ दिल नहीं होता, कविताओं में सिर्फ दिमाग नहीं होता, जो मनुष्य की जो दिमाग की जो पैदावार है, दिमाग का जो काम है, विषय है, विचार, उसकी सोच परख
उर्वरता, तो उसमें वैचारिक क्षमता हो, वैचारिक ऊर्जा हो, वैचारिक शक्ति हो, वैचारिक सामर्थ्य। और दिल का काम है भावनात्मक, यानी संवेदना, यानी भावना। तो सिर्फ विचार होगा तो उसमें शुष्कता आ जाएगी, वो कोमलता नहीं रह जाएगी, वो कठोरता आ जाएगी। अगर सिर्फ विचार होगा, सिर्फ भावना होगी, तो उसमें वो लिजलिजापन आ जाएगा, वो चिंतनशीलता नहीं रहेगी, वो प्रखरता नहीं रहेगी, विषयों पर वो पैनेपन के साथ जो पकड़ होनी चाहिए वो। तो जब मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता के साथ मौजूद हो, यानी पूरी वैचारिक दृढ़ता, परिपक्वता, और दिल जब पूरी अपनी भावना की चरम सीमा के साथ में उपस्थित हो, भावना इतनी प्रगाढ़ हो, इतनी प्रगाढ़ हो कि वो पूरी दीवानगी के साथ, पूरे जुनून के साथ स्थापित हो जाए, और इन दोनों का जब सामंजस्य हो और वो भाषा पर पूरी पकड़, भाषाई समझ हो, व्याकरण की समझ हो, तो वहां से साहित्य की यात्रा शुरू होगी। पाठक जी का जब पूरा मेरे पास संकलन, मैं वैसे चिट्ठों में लिखते रहते थे, मैं जब कभी जाती थी तो वो पढ़ती थी, और जहाँ कहीं भी मुझे वो अगर हल्की सी भी कोई ऐसी बात नजर आती थी कि जिस पर मैं आपत्ति कर सकूं, या मैं आपत्ति करने लायक वो बिंदु ढूंढती थी कि इसमें कौन सी बात पर हम नुक्ताचीन निकाल सकते हैं, तो मैं पाठक जी को उस पर पूरी तरह से छाप लेती थी कि नहीं, ये बात विवाद खड़ा कर रही है, या तो आप विवाद को सुलझाइए। कविता का मतलब ये नहीं होता है विवाद पैदा करना, कविता का मतलब होता है कि उसको सुलझाने की तरफ बढ़ना। अगर आप विवाद पैदा कर रहे हैं तो फिर उसका समाधान उपस्थित करिए, या प्रश्न बनाकर छोड़िए। तो वहाँ पर मेरे पास पूरा स्कोप था कविता में नुक्ताचीनी करने का, कविता की पूरी समीक्षा करने का, और कविता की बहुत निर्मम आलोचना। निर्मम से मतलब है कि जहाँ पर कोई हमारे पारिवारिक संबंध नहीं रह जाते, हमारी कोई आपसी आत्मीयता नहीं रह जाती, सिर्फ मैं एक निर्मम समीक्षक हूँ और पाठक जी सिर्फ एक कवि, सारे संबंध अलग। तो वहाँ पर ये मेरे पास पूरा स्कोप था कि मैं उस भाषा, शैली और बाकी चीजें, उसके बाद कथ्य और तथ्य, इन दोनों के कसौटी पर उसको रगड़ रगड़ करके अच्छी तरह से उसका परिमार्जन करवा सकती थी कि यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है, आप इस पर और देखिए जरा, और अपनी नजर डालिए। और उन्होंने वो किया, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परिचर्चाओं में बैठते हैं, अचानक एक पुस्तक मिलती है या 10-15 दिन पहले दे दी जाती है और कहा जाता है जरा इस पर अच्छा बोलिए। अब हम जाकर एक पहले से लिख लेते हैं कुछ पेज, उसमें बहुत सारी तारीफें लिख लेते हैं, जितनी कमियां होती हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, वो चाहे मूलभूत कमियां ही क्यों ना हो, ऐसी कमियां जिनको कि पहली क्लास का बच्चा भी पॉइंट आउट कर सकता है कि जहां स्त्रीलिंग के साथ में है लगा हुआ है, करता है लगा हुआ है, या एक वचन के साथ में है। अब दीवार होती है नहीं होता है, सोच पर्सन की हैसियत से जाना और बैठना, जबकि हमें इतनी आजादी हो कि अगर हम चाहें, सुनने वालों के लिए भी चीज ज्यादा फायदेमंद रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है। और मैं वहीं जाना गवारा करती हूँ, उन्हीं परिचर्चाओं में भाग लेना गवारा करती हूँ जहाँ पर मुझे पूरी आजादी हो कि अगर उस किताब में मुझे ऐसी बातें नजर आती हैं, इन पर चर्चा करें कि ये चीजें गलत है कि नहीं है। तो बजाय ऐसा होता है कि मुझे बुलाया ही नहीं जाता है परिचर्चाओं में। तो ये पाठक जी ने हिम्मत जुटा करके मुझे बुला लिया है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सारी कविताओं के लिए मैंने जो तारीफें की है वो भूमिका में हाजिर है, बाकी परिचर्चा में क्या होना चाहिए मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर सीता। मैं उनसे मिली थी, बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा माहिया लिखते हैं, बहुत अच्छा माहिया गाते हैं। मैंने सुना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप सब उनसे बहुत पहले से परिचित हैं, मैं जिन्हें आमंत्रित
कर रही हूँ है डॉक्टर लक्ष्मी और वो आए हैं परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त। एक बात तो जहाँ सुधाकर जी से कहा गया था कि वो कविताएं कैसे लिखी गई उसके बारे में बताएं, पर उन्होंने हिंदी की बात की, तो सबसे पहले मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत अलग तरह की बात की। बात ये है कि भारत में 60 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, 60 करोड़। अब इनमें से 90% ऐसे हैं जो बहुत खराब हालत में, गरीब है या जो भी समझिए आप, दरिद्र हैं, तो कितने बच गए? 6 करोड़ फिर भी बच गए। अगर आप ये कहें कि इन 6 करोड़ में भी 90% बहुत विपन्न है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी कितने बच गए? 60 लाख बच गए। उनका भी 90%, तब भी तो 6 लाख बच गए। कहने का मतलब ये है कि हिंदी वाले जिस दिन अपनी शक्ति पहचान लेंगे और 1%, 6 करोड़ लोग भी अगर कहीं आ जाए सामने, भारत में जापान कितना छोटा देश है भारत की तुलना में, वहां अखबार छपता है प्रतिदिन 1.5 करोड़ छपता है। हमारे अखबार वाले दावा करते हैं 10 से गुणा करके ये वो करके कहेंगे हमारी इतनी पाठक संख्या है। छपते कितने हैं वो सब आप जानते हैं, पत्रिकाएं कितनी छपती हैं। तो ये आप सबसे इसी वही की बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि जिस दिन हिंदी वाले हिंदी को ताकत दे दें, वो कैसे दी जा सकती है? घर पे हिंदी का अखबार आए, घर पे हिंदी की पत्रिकाएं आए, जो विजिटिंग कार्ड बना है, जिस हिंदी की रोजी रोटी खा करके बना है, वो विजिटिंग कार्ड हिंदी में आ जाए और अपने चाल चलन व्यवहार में बच्चों में हिंदी के संस्कार आ जाए, तो फिर बहुत जिंदगी कुछ यूं ही की भूमिका मैंने इसमें लिखी हुई है। सारी कविताएं कम से कम 3 बार पढ़ी हुई हैं और ये कविताओं का भी कमाल है कि बार बार पढ़ते उन्हें अच्छा लगता है। कोई अच्छी फिल्म हो तो आप मुगल आजम में 100 बार देखिए, आपको अच्छी लगेगी, तो क्लासिक होता है। कोई बहुत बड़ा क्लासिक उपन्यास होता है, रामचरितमानस है, कुछ भी है या उपन्यास है, उसको 100 बार पढ़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदगी कुछ यूं ही, हमारी जिंदगी में अगर कविता आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाए, क्योंकि कविता अगर जिंदगी में आ जाए तो कविता आपको आत्मविश्वास देती है, आपको एक अपने जो भी काम करते हैं उसमें एक्सीलेंस, उसमें एक असाधारण आप काम कर सकते हैं उस कविता की मदद से। और कविता आपको हिम्मत देती है, साहस देती है, मुंह आप खड़े होकर सर खड़ा करके और आप बात कर सकते हैं। कविता बहुत अच्छी हो जाए। इन कविताओं में जिंदगी की टाइटल भी इस शीर्षक से उन्होंने बहुत सोच समझ के रखा है। इन कविताओं में जिंदगी भरी पड़ी है। कविताएं वो भी लिखी जाती है जो अपनी निजी पीड़ा पर, निजी वियोग पर, निजी बहुत सारी कविताएं वो डायरी तक तो अच्छी लगती है, लेकिन उसका दूसरे से किसी का लेना देना नहीं होता है, वो भी कविता है। लेकिन इनकी जो कविताएं हैं, जो इसमें कविताएं हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों की कविताएं हैं। कविता इनकी जरूर है, लेकिन उसका ताल्लुक लाखों करोड़ों लोगों से है। मैं बनाए मानदंडों पर खरा उतरना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ अपने जीवन को भरपूर, जहां मेरा जीवन मेरा हो, सिर्फ मेरा। बताइए आप में से कितने लोग इससे असहमत हैं? लेकिन क्या आप जी पाते हैं? नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? बता रहे हैं। आसमान में झांकते, खुली आंखों से ताकते, इंद्रधनुषी स्वप्न कई देखे हैं, पूरी रात जागते, चाहा उन्हें पूरा करना तो सम्मुख हो गए खड़े, आस की डोर थामे अपनों के सपने। हम में से 90% लोग अपनों के सपने पूरा करने में अपने सपने भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो लिखी इनकी है, लेकिन वो कविताएं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ती हैं। एक बहुत सरल, सहज, संप्रेषित होने वाली कविताएं। हमारे जो हिंदी में जो जिस तरह का चल रहा है, हमारे पवन विजय जी इसका समर्थन करेंगे, डॉक्टर शुक्ल समर्थन करें शायद, कि इसमें अगर कोई कमी है तो वो जटिल यथार्थ की कमी है। जटिल यथार्थ, ये आलोचकों की भाषा बता रहा हूं, मैं नहीं मानता हूं। आप अगर ये जटिल यथार्थ लेके चलें
अब तो ये इसका मतलब ये होगा कि होम्योपैथिक की गोली है, छोटी सी होती है, कैंसर हो तो भी वही गोली चलती है। अगर जटिल यथार्थ वाला को लेकर चले तो कैंसर का की उसको डॉक्टर कहते नहीं भाई इतना बड़ा गोला खाना पड़ेगा आपको। अरे भाई जटिल यथार्थ है तो कवि का काम यही कि सारे की सारी जटिलता को उसको शंकर की तरह उसको पचा करके और सहज सरल समाज को कविता की सरल भाषा में उतार दीजिए। अगर कविता नहीं जटिल होगी तो फिर आपका काम क्या रह गया फिर? तो सरल सहज कविताएं, लेकिन सपाट कविताएं नहीं है। इनमें कविता की जो मांग है, कविता की मांग क्या है? कविता की मांग ये है कि उसमें कुछ उसकी शिल्प में कोई नवीनता हो, उसमें बिंब हो, इमेजरी हो, कुछ उपमाएं हो, होती है। एक चित्र होता है, आप देखते हो बस इतने ही चित्र है, तो उस चित्र से कुछ नहीं होता। लेकिन जो बहुत महान चित्र होता है, बड़े चित्र होते हैं, उनमें चित्रों, रेखाओं, रंगों से पार बहुत कुछ होता है जो आपको कहीं ले जाता है। ऐसी कविताएं भी जो सच्ची कविताएं होती हैं उनमें बहुत सारे आयाम खुलते हैं, बहुत सारे उनके अर्थ खुलते हैं, बहुत सारे उसमें दृश्य बनते हैं। तो ये बहुआयामी कविताएं, अर्थ लिए कविताएं हैं। और इनमें जो बहुत सारे, मैं उदाहरण देना नहीं चाहता, समय कम है, लेकिन वो उदाहरण मैंने इसमें दिए हैं। इन्होंने बहुत अनूठे बिंब इसमें दिए हैं, नए बिंब दिए हैं, ये इनकी खास बात है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्रेम कविताएं हैं। प्रेम हमारे यहाँ से गायब हो रहा है, हमारे समाज से प्रेम गायब होता है। कविता में प्रेम कहाँ से आए? तो गजल जैसी विधा से प्रेम गायब है जो प्रेम के लिए बनी थी। तो ऐसे वातावरण में ये जो प्रेम कविताएं हैं ये भी एक बहुत संग्रह को मूल्यवान बनाती हैं। और इसके अलावा कवि का एक धर्म ये भी है कि जो हमारी जातीय संस्कृति है, जातीय संस्कार हैं, बहुत सारी चीजें तो हमारे बीच से खोती जा रही है। यहाँ जाति से मतलब हिंदू और मुस्लिम से मतलब नहीं है, एक समग्र भारतीय जो समाज है उसमें से बहुत सारी चीजें हमारी छूटती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उन आए हैं। और सत्ता की जो 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 व्यवस्था हमारी है और उसमें जो आम आदमी जिस तरह पिस रहा है, चाहे कोई राजनीतिक दल आए, उसका जो दुख दर्द है, फुटबॉल करता है, इस तरह का, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे राजनीति है, चाहे समाज है, चाहे प्रेम है या जीवन है या एक वैश्विक परिदृश्य, एक दृष्टि है या पर्यावरण है, जितने मुद्दे हो सकते हैं समाज में, जीवन में, विश्व में, वो सारे के सारे पहलू इन कविताओं में मौजूद हैं। तो ये एकांगी कविताएं नहीं, बहुत व्यापक विषयों को लेकर चलती हैं और अपने भरपूर शिल्प के साथ चलती हैं। और इस सब के बावजूद, कविता होने के बावजूद, वो किसी भी व्यक्ति को जो इनको पढ़ना चाहेगा उसको वो अपना बना लेती है, उसको समझ में आती है। अगर आपकी कविता समझ में नहीं आई तो फिर आपने क्या लिखा है? आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इलाज नहीं कर सकते, तो ये अजीब बात है। तो ये बहुत अच्छी कविताएं हैं, बधाई देता हूँ। और सीता जी कह रहे कि बहुत सही बात कर रही थी, लेकिन मेरा मानना ये तो बता देना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन पहला इसलिए अब सुधाकर जी को जो मैंने इतनी सारी जो तारीफ की है, वो जिम्मेदारी सुधाकर जी पर है कि जब आपके पास ये सारे जो इनपुट जिनको कहिए या जो कुछ सारा सामग्री कहिए, कच्चा माल कहिए, रॉ मटेरियल कहिए, ये सब आपके पास मौजूद है, तो बस हमें प्रतीक्षा है आपके आने वाले बहुत सारे अच्छे कविता संग्रहों की और अच्छे कविता संग्रह। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी मन हुआ कि मैं भी इस कविता पे कुछ कह दूँ। तो एक लाइन में अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि जब मैंने ये जिंदगी कुछ नहीं पुस्तक पढ़ी तो मेरे मुंह से निकला, ये कविता नहीं, ये तो पलाश के वो वृक्ष हैं जो अपने आप से उगाते हैं और अपने आप से ही आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं धन्यवाद देने के लिए डॉक्टर पवन मिश्रा को। इस किताब पर हम लोगों ने समीक्षा सम्मान का आयोजन किया हुआ है और लगभग इस पुस्तक पर 50 से ज़्यादा समीक्षाएं हमारे पास आ चुकी हैं। यह पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि साहित्य के इतिहास में कोई भी पहली पुस्तक आई हो जिस पर 50 से अधिक समीक्षाएं ओपनिंग में ही आ चुकी हैं। तो आप सभी यहाँ पर लगा हुआ है, अब आप सबके पास वो जो है पम्पलेट वगैरह पहुँच गए होंगे, तो जो समीक्षा लिखना चाहें अभी भी उनका स्वागत है। अब मैं दीपक को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, वो अपना एक मुक्तक पढ़ेंगे, उसके बाद रंजना जी धन्यवाद देंगे।
मैं समीक्षा के बारे में जानकारी करनी, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूँगी। मैं बनूं संगीत तेरा, मैं बनूं संगीत तेरा, गीत मेरे बन जाओ तुम, प्रीत मैं तेरा बनूं, प्रीत मैं तेरा बनूं, मीत मेरे बन जाओ तुम, मैं बनूं संगीत तेरा। आसमां के लाख तारों से हमें लेना है क्या, आसमां के लाख तारों से हमें लेना है क्या, चाँद मैं तेरा बनूं और चाँदनी मेरी बन जाओ तुम। धन्यवाद। मैं बोले नहीं रहा गया, क्योंकि मेरी सकारात्मक सोच है और इसमें जो भी मैं जिक्र आपकी कविता के विषय में कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को इसके विषय में जिज्ञासा हो कविता के विषय में, तो थोड़ा सा बस पढ़ लूँगी और प्रारंभ करती हूँ। मंच को नमन आप सभी जब मेरा इजाजत चाहूँगी। अच्छा, इसका शीर्षक मैंने रखा है मन का मर्म और रूह का पता देती है। आपकी कविताएं मन का मर्म और रूह का पता देती है। जीवन की निर्मम कठोर मरुभूमि में जब इंसान, हाँ बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, जब इतना दिया सकते उजास होते हिलोरे लेते हैं, जब वह भावनाएं भीतर भीतर कुरेदती हैं, कचोड़ती हैं, कभी कभी तो चीखती चिल्लाती रुदालियों सी सिसकती भी हैं। कहते हैं अतिशय रोकी हुई भावनाओं में जब किसी भी तरह से ठहराव नहीं आता, तब वह मुखर होकर लेखक श्री सुधाकर पाठक जी की किताब जिंदगी कुछ यूं ही की शक्ल में सामने आती है। किताब में शामिल एक एक कविता जैसे लेखक के जीवन परिवेश, भावनाओं, विचारों के सीधे सीधे परिचय कराते हैं। उनकी पहली ही कविता कोलू का है, जिसमें लेखक की जादुई कलम का जादू असर कि मैं कविता के बहाव में अपने घर, खेत, खलिहानों में पहुंच आती हूँ। खेत की गीली मिट्टी के मंडोरों पर नंगे पांव दूध छितिन में कहीं दूर पहुंच जाती हूँ। आगे कविता में है गोबर से लिपे आंगन के एक कोने में इस संग्रह की पहली ही कविता की पहली ही पंक्ति भेज जाती है मर्म के अंतःस्थल को। ये चंद थोड़े से शब्द जो घर का पूरा दृश्य, वातावरण और अपने बचपन से सीधी सीधी कविता के माध्यम से परिचय कराते हैं। खेत में हमारे मित्र सुधाकर पाठक जी और आप किशोर उपाध्याय जी की दोनों पुस्तक की परिचर्चा में आप सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हुए उन सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी आदरणीय सीता सागर दीदी, डॉक्टर पवन विजय जी, विशंभर जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और बाकी सारे आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा और इस बात के लिए कि आप सब यहाँ आए और आप सब ने अपना मूल्यवान समय दिया, इस हमारी परिचर्चा और गोष्ठी को सार्थक बनाया। धन्यवाद। युवाओं के साहित्यिक मंच की तरफ से मैं रामकिशोर उपाध्याय अध्यक्ष होने के नाते आप सब लोगों ने जो यही मुझ पर अनुग्रह किया व्यक्तिगत रूप से और मंच पर, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का। और सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो कृपया जलपान करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद वाजपेयी जी, प्रोफेसर शुभ जी, डॉक्टर सीता सागर जी।